हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का सेकंड पार्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजी, जिसमें हम वन शॉट वीडियो देख रहे हैं फॉर द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने 3 डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। इन टूडेज वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 4th चैप्टर, दैट इज द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, राइट। सो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन देखना चाहते हो तो ये स्कोरिंग है। इसमें लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन या आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इसमें की कुछ चीज़ों को अच्छे से याद रखें, ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। इसमें बेसिकली प्रीवियस इकोसिस्टम का एक रिव्यू दिया है कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज़ फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरैक्शन। तो ये ध्यान में रखना कि इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। नाउ फूड चेन एंड फूड वेव यू वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव स्टडीड दिस इन लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, वेरी क्लियरली, है ना। तो इसे अच्छे से आप समझ लो। नाउ यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसमें ज़्यादा करके सवाल जो आते हैं, हमें रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम आ सकता है। सो इन्वायरमेंट ये ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करते हैं और इसे कलेक्टिवली हम इन्वायरमेंट कहते हैं। सो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हमें कहना तो व्हाट इज इन्वायरमेंट? इट इज़ कंडीशन इन सराउंडिंग, राइट, जिसमें बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल, आर्टिफिशियल, हर प्रकार के फैक्टर आते हैं। इन्वायरमेंट के कितने प्रकार है? 2, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ऐसे 2 प्रकार आते हैं इन्वायरमेंट के। नेचुरल इन्वायरमेंट में एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर चलते रहता है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट ये नेचर को, नेचुरल इन्वायरमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। नाउ अबायोटिक फैक्टर, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड इकोलॉजी एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी इकोलॉजी इज इकोसिस्टम। इसे हाईलाइटेड रखिए और इसे अच्छे से याद करके जाइए क्योंकि इस पे सवाल आने के चांसेस है, ठीक है। नाउ इन्वायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम ऐसे आज सच तो नहीं कहेंगे, बट लार्जेस्ट इकोसिस्टम येट नोन इज द अर्थ, ठीक है। अर्थ एक खुद सब में बड़ी इकोसिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में ये ध्यान में रखना कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर, और ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, गिव रीजन में ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। क्यों? ये आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। तो क्यों है? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू द आर इन्वायरमेंट। हमें फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सर्वाइवल के लिए बाकी के ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। तो ये आपको ध्यान देना है ना। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस देयर आर, और आप आपके लेवल पर क्या कर सकते हो, वगैरह वगैरह। या फिर टेबुलर फॉर्म में आपको ये फुलफिल करने के लिए भी दे सकते हैं। देन इट इज़ क्वाइट ईजी। ये वाला पैरामीटर भी अच्छे से करके जाओ, जिसमें रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस के बारे में बताया, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है वो भी बताए हैं, और कौन कौन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज करता है, जैसे यूवी IR रेडिएशन है, एक्सरेज और रेडिएशन फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट है। तो ये ध्यान में रखना, यूवी एंड IR दीज आर द नेचुरल रेडिएशन, वेयर एक्सरेज एंड एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट से जो रेडिएशन निकल रहा है वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो ह्यूमन यूज़ कर रहा है, उस वजह से निकल रहा है। यूवी और IR तो ये सन रेजेस में ही आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है? कैंसरस अल्सरेशन अकर ड्यू टू द हाई रेडिएशन ऑफ एक्सरेज, टिश्यूज इन द बॉडी आर गेट डिस्ट्रॉयड, जेनेटिक चेंजेस अकर, विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड। ओके, नाउ नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इस पे भी आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट इज़ अ नीड राइट नाउ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, जस्टिफाई, वगैरह वगैरह। तो आपको ये पहले तो बताना है कि ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द इन्वायरमेंट, प्रॉपर इन्वायरमेंट। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल।
सो इसके लिए तो ज़रूरी है। और वॉट एवर वी आर हैविंग, वॉट एवर द थिंग्स लाइक वाटर सोर्सेस है या फिर फ्यूल सोर्सेस है या फूड सोर्सेस है, जो भी हमारे पास है, अगर हमने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो अपकमिंग जनरेशन्स को वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी लॉजिकली अप्लाई करनी है। ओके, नाउ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे भी वही आ रहा है। ह्यूमन जो है ये देखो, देर इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल ऑफ ह्यूमन इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, क्योंकि इन्वायरमेंट को ख़राब करने में हमारा ह्यूमन का बहुत बड़ा रोल है। और क्योंकि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म में आते हैं जो इंटेलिजेंट है, स्किल्ड है, जिसमें मेमोरी की पावर है, जिसमें इमेजिनेशन को रियलिटी में लाने की पावर है, तो हमारे में जो चीज़ें ख़राब हुई है उसको ठीक करने की भी पावर है। इस वजह से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वी शुड टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, नाउ लोगों को बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ये पता ही नहीं होता है कि उनके कौन से एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप वैसे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, इसके बारे में आप डाल रहे हो, इंटायर सिनारियो जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, नाउ एक्ट है कुछ, ये एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक लॉ इनएक्टेड अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो हम इसे एक एक से देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसके तहत जो लैंड फॉरेस्ट के लिए रिजर्व की गई है उसे किसी भी तरीके चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना नहीं हो पाता। माइनिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पर कंपलसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से होनी चाहिए, और जो भी लॉ डिसोबे करेगा उसे इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर 15 डेज। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, इसके तहत ये पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, जिसमें पोल्यूशन क्रिएट करने वाले पर्सन, इंस्टीट्यूट, ग्रुप ऑफ पर्सनस जो भी हैं, या फैक्ट्री, वॉट एवर इट इज़, उनको उनके ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे। उनको 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन होगा अप टू 1 लाख रुपीज़। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2010 में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल के लिए काफ़ी काम करना स्टार्ट किया है। ये 3 चीज़ें भी याद रखो। एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके 3 क्लॉजेस हैं, 49A, 49B एंड 49C। 49E के तहत रेयर एनिमल को ट्रेड करना, बेचना, खरीदना, ये कम्प्लीटली बैंड है। आपको मे भी पता होगा कि जो कछुए होते हैं, टॉर्टोइज होते हैं, टर्टल, उनको बेचना, खरीदना, ये आपको विद द लाइसेंस करना पड़ता है। अगर आप विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन उसको परचेज करते हो, एज अ पेट घर में रखते हो, तो ये इलीगल कंसिडर किया जाता है। एज पर क्लॉज 49B, आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्किन और ऑर्गन ऑफ अ वाइल्ड एनिमल हैज़ बीन बैंड। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जब एक्ट आया उसके पहले से पुश्तैनी आपके पास कुछ आर्टिफैक्ट्स हो जो ऑर्गन्स या स्किन से बने हुए हैं, जैसे हस्तिदंत से कुछ बना हुआ है, या शेर के खाल से कुछ बना हुआ है, या जो हिरन होते हैं उनका मुखौटा कुछ बना हुआ है। तो ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो है उसको एज पर क्लॉज 49C आपको डिस्क्लोज करना होता है कि आपके पास ऑलरेडी रेयर्ड वाइल्ड एनिमल के आर्टिफैक्ट्स है और वो पुराने हैं। ये लॉ आने के बाद नहीं बनाए गए हैं, लॉ आने के पहले ही है। कार्बन डेटिंग से ये कंफर्म किया जाता है कि उसे कब कब के हैं, वो कितने पुराने हैं। ठीक है, उसके बाद में द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन, ये ध्यान में रखिए, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है एग्जामिनर का। उनको मोलाय, जो ज़्यादा मोलाय पेंग है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है आसाम में। तो देखते ये क्या है, इन्होंने क्या किया था। उनका जन्म 1963 में हुआ था। वो फॉरेस्ट वर्कर के तौर पर काम करते थे जब से उनकी उम्र 16 साल थी, मतलब 16 साल की उम्र से ही उन्होंने एज अ फॉरेस्ट वर्कर काम करना स्टार्ट कर दिया था। एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आता है, ठीक है, बाढ़ आती है, और उस बाढ़ में बहुत सारे स्नेक मर जाते हैं। अब इसके लिए वो प्रिवेंटिव मेजर से क्या करते हैं, 20 बाम्बू प्लांटलेट्स लगा लेते हैं। बाम्बू प्लांटलेट्स जो होते हैं वो फ्लड के सिचुएशन में फ्लोट करते हैं, और वो हॉलो ट्यूब होने की वजह से स्नेक उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। 1979 में लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उन्होंने सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए 200 हेक्टर लैंड जो है वो असाइन की, और वहाँ पर अफॉरेस्टेशन किया जाएगा ऐसे डिसाइड किया गया। मोलाय उसमें से एक वर्कर था जिनको हायर किया गया था फॉर अफॉरेस्टेशन। सो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाने के बावजूद भी मोलाय इन्होंने कंटिन्यूस वर्क किया, उन्होंने प्लांट्स को प्लांट किया और उसी के साथ साथ उनकी केयर भी की। देखो, सिर्फ
प्लांटिंग करना इट इज़ नॉट द टास्क। प्लांटिंग करने के बाद उसको जैसे सिर्फ बच्चे को जन्म दे देना इट नॉट द टास्क, उसकी अपब्रिंगिंग भी करनी पड़ती है, उसका भरण पोषण भी करना पड़ता है। इट इज़ सेम विद द प्लांट्स, कि आप सिर्फ सीड सो कर दो या आप छोटा सा जो प्लांट होता है वो ला के लगा दो, इसका मतलब आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाता तब तक आपको उसको फर्टिलाइज़र देने, उसको पानी देना है, उसको धूप छाँव से बचाना है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो क्योंकि उन्होंने इतना कंटिन्यूअस वर्क किया, 1360 एकर्स जो है ये बैरन एरिया पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो 200 हेक्टर का ही मिशन था, बट उन्होंने 1360 मतलब लगभग 5-6 गुना ज़्यादा, 6-7 गुना ज़्यादा एरिया उन्होंने कवर करवाया विद द फॉरेस्ट। आज उस जंगल जो कोकिलामुख में है, जो आसाम के डिस्ट्रिक्ट जोरट में है, उनके हार्ड वजह से, किसके हार्डवर्क की वजह से, जादव मोलाई के हार्डवर्क की वजह से, कितने ईयर्स के, 30 ईयर्स के हार्डवर्क की वजह से वो एक जंगल में बन गया है, कन्वर्ट हो गया है। तो इसलिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, एंड उसे मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। ये टैगलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैगलाइन के हिसाब से बोला सवाल पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई जादव मोलाई पेयंग। ओके, सो many people come together to disturb the forest, but a single person if determined can establish the new forest। ये याद रखना, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी यानी वेरिएशंस, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, राइट। तो देयर इज़ अ वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये जो वेरिएशंस हमें दिखते हैं कि अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, प्रायोन्स है, विरियंस है, ये सारे किस में आते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो हमने बायोडाइवर्सिटी को 3 डिफरेंट लेवल पर क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया है, ग्रुप्ड कर दिया। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब जिसमें अमंग द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है, लाइक एवरीवन इज ह्यूमन, राइट, ठीक है, बट सारे ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। क्यों? जस्ट बिकॉज देयर जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट, एवरीवनस डीएनए इज डिफरेंट, राइट, यूनिक डीएनए वी आर हैविंग, ओके, इस वजह से इसे हम कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब अगर हम इन्वायरमेंट में देखें तो हज़ारों करोड़ों प्रकार के हमें अलग अलग स्पीशीज़ मिलते हैं। लाइक कोई स्पीशीज़ है कैट, कोई बैट, कोई रैट, है ना, डॉग्स, फिर ह्यूमंस, फिर फॉक्स, ऐसे अलग अलग हमें स्पीशीज़ दिखाई देती है। तो ये जो बहुत वास्ट वैरायटी है स्पीशीज़ में, उसे हम कहते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स इंक्लूड किए गए। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इन अ वन सिंगल रीजन मेनी इकोसिस्टम्स कैन बी प्रेजेंट, राइट। तो उनके इंटरेक्शन बिटवीन द प्लांट, एनिमल, उनके हैबिटेट, उनके इन्वायरमेंट में चेंजेस, इस बेसिस पे वो इकोसिस्टम जो है वो बन रही है। इस वजह से हम इसे कहेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के भी फर्दर 2 टाइप है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड हमारा जो एट्रीब्यूट होना चाहिए, जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले के करने से क्या होने वाला है। यू शुड बी पॉजिटिव कि एटलीस्ट आई एम डूइंग, आई एम फुलफिलिंग माई वर्क, आई एम फुलफिलिंग माई वट एवर वी आर यूजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द मदर अर्थ, वी शुड गिव इट बैक, समथिंग वी शुड गिव इट बैक, राइट, क्योंकि सारा उसी से ले रहे हैं तो उसको कुछ देना भी चाहिए। तो केयर इज द बेस्ट थिंग विच कैन गिव टू द इन्वायरमेंट। नाउ सैक्रेड ग्रूव्स, सैक्रेड ग्रूव्स को डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में इस तरह से पूछा जाता है कि लैंड प्रिजर्व्ड ऑन द नेम ऑफ गॉड और कंजर्व्ड ऑन द नेम ऑफ गॉड और इन द नेम ऑफ गॉड आर कॉल्ड एज, और एक्सप्लेन और गिव अ शॉर्ट नोट ऑन अ लैंड प्रिजर्व्ड ऑन अ नेम ऑफ गॉड। तो आपको पहले तो उसका नाम बताना है, सैक्रेड ग्रूव्स। द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर टू बी सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, इसे सैक्रेड ग्रूव्स कहा जाता है। ये सेंचुरीज मतलब सेंचुरीज को कंजर्व किया गया है और इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि सोसाइटी इटसेल्फ विद द बिलीफ कि हमारे भगवान या हमारे इष्ट देवता जो भी है वो उस जगह पर आ चुके हैं, उनके चरण स्पर्श हो चुके हैं या वहाँ वो रह चुके हैं, इस वजह से उस जगह को भगवान का स्थान दिया जाता है, उनके रहने का स्थान दिया जाता है और इस वजह से उसको कंजर्व किया जाता है। तो ये एक हॉली प्लेस होती है, ठीक है। दिस क्लस्टर्स ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री में आपको जगह जगह पे ऐसे सैक्रेड ग्रूव्स मिलेंगी। मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रूव्स हैं जो इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं। आप महाराष्ट्र में कहाँ इसका एक पढ़कर जाना,
ठीक है, आपको पता ही होगा नासिक में है सैक्रेड ग्रूव्स। ओके, नाउ सम सिंबल्स आर गिवन बिलो, उसके मीनिंग, इस पे भी सवाल पूछा जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि डोंट लीटर, कचरा कचरे के डस्टबिन में ही डालो, डोंट लीटर, कचरा मत फैलाओ, पोल्यूशन मत करो। इसका मतलब है कि यूज़ ग्रीन एनर्जी, लाइक इको फ्रेंडली एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब है कि रिड्यूस द यूज ऑफ फ्यूल और साइकिलिंग का इस्तेमाल कीजिए। सेव वाटर। ठीक है, तो इन्हें याद रखिए, सिंबल आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नाउ हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड, सो ये 7 पॉइंट याद रखिए। प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, establishing national park and sanctuaries, declaring some regions are as a bio reserves जहाँ पे फिशिंग या हंटिंग दिस इज नॉट अलाउड, प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज, कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑब्जर्विंग द रूल्स, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। इन सारी चीज़ों से हम बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म डिक्लाइंड हो रहा है, रेयर हो रहा है, इंडेंजर्ड हो रहा है, और उनको हम कैसे रेस्क्यू करवा सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थ्रेट। ओके, सो अभी तक हमने ये देखा कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ये दिया हुआ है, बट इसके लिए बहुत सारे सोसाइटल वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज काम करते हैं। गवर्नमेंट भी करता है और एनजीओज भी करते हैं। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर हमें दिखाई देते हैं। हियर इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। सो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, सीपीआर इन्वायरमेंटल ग्रुप न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंटल सेल दिल्ली, चिपको सेंटर तेहरी घरवाल, सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद, केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवंद्रम, इंडियन एग्रो इंस्टीट्यूट फाउंडेशन इन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद. These all are voluntary organization which are present in India. इंटरनेशनल में आते हैं IUCN जो स्विट्जरलैंड में है, IPCC जिनेवा में है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जिनेवा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड न्यूयॉर्क, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज और ग्रीन क्लाइमेट फंड सोंगडो साउथ कोरिया। ठीक है, अब ग्रीन पीस ये दुनिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है और लोगों को बहुत बड़े पैमाने में पार्टिसिपेट करवाती है। 25 लाख से भी ज़्यादा लोग, अभी तो बहुत बढ़ चुके हैं बट स्टिल 25 लाख से भी ज़्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं जो 26 अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, राइट। सो इसके बारे में भी आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो ना। अब आपको अगर पूछा गया व्हाट इज़ योर रोल इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और इन इन्वायरमेंट, सो लिसन केयरफुली दिस टर्म। वहाँ पे आपको लिख कर नहीं आना है कि मुझे कचरा डस्टबिन में डालना है, गंदगी नहीं करनी है, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी, ओके दैट इज़ द करेक्ट थिंग, बट हियर दे आर आस्किंग इन अ सर्टन पॉइंट्स। ओके, तो वो कौन से पॉइंट है, कंट्रोल, प्रोडक्शन, अवेयरनेस, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। These 6 parameters you should learn. Okay, so control, preventing the harm, stopping the harmful activities, changing the mindset. लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे, हार्म को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे, हार्मफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे। ऐसे प्रोडक्ट करना है, प्रोड्यूस करना है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो हार्म ना करे। इनोवेशंस को अटेम्प्ट करना है, एजुकेशन के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, पार्टिसिपेशन के थ्रू कॉमन पीपल को अवेयर करवाना है कि वाई देर इज़ अ नेसेसिटी फॉर द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। सो वी शुड हैव अ टॉक विथ आवर फ्रेंड्स, विथ आवर रिलेटिव्स, विथ आवर नोन वंस। जब भी कोई एक्ट हो रहा है और जिसमें हमें लग रहा है कि नो इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, लाइक समवन इज थ्रोइंग द trash on the roadside instead of throwing it in the dustbin, so you should talk with them but in a certain way, right, not like aggressively or fight करने चले गए, not like that, इन अ सर्टेन वे विथ सर्टेन एग्जाम्पल्स। उनको रियलाइज करवाना ज़रूरी है। लुक, जब तक लोग खुद से रियलाइज नहीं करते तब तक दे आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस। वो आपके सामने सामने कर सकते क्योंकि आप गुस्सा कर रहे हो, बट आपके चले जाने के बाद दे आर गोइंग टू लीटर इट आउट, है ना। तो बेहतर वे है कि उनको अवेयरनेस क्रिएट कराओ, उनको एजुकेट कराओ, उनको बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उस प्रॉब्लम्स को इमिटेट करके बताओ। नाउ प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, ऐसे प्लान बनाओ जिससे हार्म कम से कम हो या बिल्कुल भी ना हो। जो भी बचा कुचा है हमारे पास उसे प्रिजर्व करो, उसे और लॉस होने मत दो, ठीक है। अननोन रीजन को भी प्रिजर्व करो एंड कंजर्व करो जो भी अवेलेबल है। दीज आर रोल इन अ इन्वायरमेंट, 6 रोल है। उसके बाद में बारी आती है हॉटस्पॉट की। हॉटस्पॉट का मतलब होता है सेंसिटिव एरियाज, ओके।
ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें 15.7% एरिया अर्थ का ऑक्यूपाई है, जिसमें से 86% सेंसिटिव एरिया जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। मतलब 15.7% एरिया को अगर हम 100 कंसिडर करें तो उसमें से 86% ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो रखा है। सिर्फ 2.3 एरिया अर्थ पर है जो लेफ्ट ओवर है एज अ सेंसिटिव स्पॉट, जिसमें 1,50,000 इतने प्लांट स्पीशीज़ है, जो पूरी दुनिया का 50% काउंट है प्लांट स्पीशीज़ का। As far as India concerned, India में 135 species of animal, 85 species are found in jungle of eastern region and 1,500 endemic plant species are found in western घाट। तो ये ध्यान में रखना, इंडिया में आउट ऑफ 135 एनिमल स्पीशीज जो सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट में आते हैं, उसमें से 85 जो है वो ईस्टर्न रीजन में है, और 1500 एंडेमिक प्लांट्स में से पूरे एंडेमिक प्लांट्स में से 1500 प्लांट जो है वो वेस्टर्न घाट में है। पूरी जो इंटायर टोटल प्लांट स्पीशीज़ है उसके 50,000 नंबर ये एंडेमिक है। ठीक है, अब देखो क्यों ये एंडेंजर्ड कंट्री हो रही है, ऐसे क्यों हो रहा है, तो 3 प्लेसेस की हम बात करेंगे। पहली प्लेस है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरला इनके बॉर्डर पर लगा हुआ है। ये माइनिंग इंडस्ट्री का बहुत ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल गैस के सर्च होते हैं, बहुत सारे माइंस, बहुत सारे मेटल्स वगैरह हमें मिलते हैं। एशियाटिक लायन जो है और वाइल्ड बिसन जो है, इनका ये हैबिटेट था कौन, वेस्टर्न घाट। क्योंकि ये रीजन अब माइनिंग में ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे उनको रहने के लिए जगह ही नहीं बच रही है, एंड दे आर बिकमिंग थ्रेटन एनिमल। मानस सेंचुरी जो आसाम में है वो डैम और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर की वजह से थ्रेट में है, और इसमें टाइगर और राइनो जो है ये अंडर थ्रेट है कि उनका नंबर बहुत स्पीड में डिक्लाइन हो रहा है। सुंदरबन सेंचुरी ये वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, ये टाइगर के लिए रिजर्व्ड है, बट टाइगर पॉपुलेशन इतना कम हो चुका है कि हमें डैम्स, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ट्रेंचेस, डग ऑफ सेम, इन वजह से कि हमें उनको फिर से नॉर्मल में लाने के लिए स्कीम्स रन करने पड़ते हैं, मुहिम रन करनी पड़ती है। ठीक है, नाउ देर इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रेटन स्पीशीज़। सो जो थ्रेटन स्पीशीज़ होते हैं उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। थ्रेटन स्पीशीज़ मतलब जिनको खतरा है, जो इरेडिकेट हो सकते फ्रॉम द अर्थ। तो सबसे पहले एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एक तो ये ऑर्गेनिज्म का नंबर बहुत कम है, या फिर उनका हैबिटेट श्रंक हो चुका है, जिसकी वजह से वो नियर आने वाले फ्यूचर में एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि लाइन टेल्ड मंकी है, लेजर फ्लोरिकन है, एक्सेट्रा। रेयर स्पीशीज़ में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका नंबर कंसिडरेबली डिक्लाइंड है, और वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल है रेड पैंडा एंड मस्क डियर। वल्नरेबल स्पीशीज़ मतलब ऐसे स्पीशीज़ जिनका नंबर पहले से ही बहुत कम है और वो और कम होते जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस डिक्लाइन इन देयर नंबर, ये प्रॉब्लम है, ये डरने की बात है। इसमें एग्जाम्पल है टाइगर एंड लायन। इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़ ये ऐसे स्पीशीज़ है जो हमें लगते हैं एंडेंजर्ड है, बट वो है क्या नहीं, वी आर नॉट कन्फर्म्ड, वी आर नॉट डिटरमाइंड। वाई इट इज़ सो, बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स। वो ऐसी जगह पे जाके रहते हैं, जैसे कि उनको शाइनेस है, वो ऐसी जगह पे जाके रहते हैं कि हमें उनके ठिकाने ही नहीं पता, हमें कस्बे ही नहीं पता, तो हमें यही नहीं मालूम कि वो सच में कितने नंबर में, वो थ्रेटन है भी या नहीं, उनका पॉपुलेशन बहुत कम है या नॉर्मल है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जायंट स्क्वायर शेकर। 22 में ये वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे होता है, ये याद रखिए, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमेशा याद रखिए, डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज अ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्टेशन टू कंजर्व इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट इज द वेल्थ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज वैल्यू एजुकेशन। प्रोविडेंट यूज ऑफ पेपर इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। To practice the environmental protection, it's to development of human society. Pure air, pure water is a key of healthy life, but it is not mandatory that you should skip your job or avoid your work and go there and help those organization. It is not like that. That organization works suitably with your free time. ओके, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू गिव योर टाइम टू द इन्वायरमेंट, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो हेल्दी इन्वायरमेंट में सस्टेन कर सके। तो यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर दैट इज़ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 5th चैप्टर दैट इज़ टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ये चैप्टर को सिखाते या रिवाइज करते दौरान आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जुड़े रहिए विद द साइंस ऑफ लाइफ।
मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए बी हेल्दी वेल्दी पीसफुल एंड स्टडी वेल। डोंट वरी, यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी हाई स्कोर। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।